Hello, students. Welcome to Class 7 Science. And we are going to start our first lesson, that is nutrition in plants. Okay, so let's switch on to our book now and start reading. Now, before we start reading, now look at this diagram. क्या लगता है आपको कि इस डायग्राम में कौन सा प्रोसेस दिखाया जा रहा है? बिल्कुल सही गेस किया आपने. This diagram is basically showing the process of photosynthesis. और ये प्रोसेस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है? तो फोटोसिंथेसिस ही जो है अर्थ पे कह सकते हैं कि फूड का सोर्स है. कैसे है ये सोर्स, ये हम लोग जो है इस चैप्टर को पढ़ते हुए जानेंगे. इस लेसन को खत्म करने के बाद, यानी कि इस चैप्टर को पूरा पढ़ने के बाद, आप जो है दो तरह के न्यूट्रिशन को डिफाइन कर पाएंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. आप जो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को एक्सप्लेन कर पाएंगे. फोटोसिंथेसिस के दरमियान प्लांट्स को जिन रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो लिस्ट आपको पता होगी. इसके अलावा जो है आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं इस लेसन के बाद, जिसके थ्रू आप फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं. नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में आप बात कर सकते हैं. और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के जो डिफरेंट टाइप्स हैं उन्हें आप डिस्क्राइब कर सकते हैं. और इसके अलावा कैसे सैप्रोट्रॉफ्स जो होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं ये आप समझिएगा. और इसके अलावा जो कॉन्टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं इस टेक्स्ट पे बेस्ड, उन्हें आप समझिएगा. लाइक इससे पहले कि हम लोग इस फोटोसिंथेसिस और न्यूट्रिशन को पढ़ें, हमें ये भी जानना होगा कि ये न्यूट्रिशन जो है वो एग्जैक्टली किस लोकेशन पर काम करता है. अब देखिए, न्यूट्रिशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें सेल्स को समझना पड़ेगा. या आप ये कहिए कि लाइफ साइंसेस में हम कुछ भी अगर पढ़ते हैं तो उससे पहले जो है हमें सेल्स के बारे में पढ़ना ही होगा. नाउ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब सेल्स से बने होते हैं. नाउ व्हाट आर सेल्स? देखो, पहली बात तो ये है कि सेल्स जो है बहुत ही छोटे होते हैं और इन्हें आप माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं. Now the outermost covering of a plant cell is the cell wall. जैसे यहाँ पर आप जो है प्लांट सेल का ये outermost covering, ये वाला देख रहे हैं पार्ट, राइट? तो ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है सेल वॉल. ओके, दिस outermost covering here, right? This is the cell wall. ओके, सेल वॉल के ठीक नीचे जो है बहुत ही पतला सा एक और जो है लेयर होता है. इसे कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन. ये वाला जो देख रहे हैं ना, सेल वॉल के ठीक नीचे जो ये वाला लेयर है, दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. अब इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर देखिए, ये वाला जो ये सब जो पूरा आप एरिया देख रहे हैं, ये जो लिक्विड जैसा यहाँ पर एक भरा रहता है, जेली जैसा सब्सटेंस यहाँ पर मौजूद होता है. नाउ दिस जेली लाइक सब्सटेंस, इट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. तो सेल के डिफरेंट पार्ट्स, हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं. तो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है, आउटर मोस्ट कवरिंग कह सकते हैं, दैट इज द सेल वॉल. सेल वॉल के ठीक नीचे जो है फिर सेल मेम्ब्रेन मौजूद है प्लांट सेल का, और उसके अंदर जो है फिर ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है. सेंटर जो होता है सेल का, ये जो एक पूरा बड़ा सा एक एरिया देख रहे हैं, दिस होल एरिया, प्लांट सेल में ये खास होता है कि प्लांट सेल का ये वाला जो पोर्शन होता है, यहां पर ये एक बड़ा सा जो है कह सकते हैं कि ऑर्गेनल मौजूद होता है. इसे कहते हैं हम सेंट्रल वैक्यूल. ओके, ये क्या कहलाया? सेंट्रल वैक्यूल होता है ये पार्ट. इसमें बेसिकली सेल का जो भी कचरा पट्टी होगा, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन होगा, वाटर होगा, सब इधर स्टोर होता है. तो ये बड़ा रोल प्ले करता है प्लांट सेल्स में. और इसके अलावा जो है जितने भी प्लांट्स होंगे सब में लगभग जो है न्यूक्लियस जो होता है वो किनारे की तरफ से होता है. देख रहे हैं यहाँ पर भी सेल के बिल्कुल किनारे की तरफ से जो है आपका ये यहाँ पर ये न्यूक्लियस मौजूद है. ओके, ये न्यूक्लियस जो होता है वो किसी भी सेल का कह सकते हैं कि ब्रेन होता है एक तरीके से. सेल के अंदर कोई भी एक्टिविटी जो चलेगी, किस तरीके का काम होगा सेल के अंदर, ये डिटरमिन करने का काम जो है वो न्यूक्लियस का होता है. नाउ जितने भी कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर है तो उसके सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए हर एक सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. ओके, और चूंकि फूड जो है वो बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो इसलिए हम लोग इस लेसन में जानेंगे कि कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं. ओके, सो सबसे पहले जो है हम अब समझेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है.
फूड ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस होता है इसी को हम कहते हैं न्यूट्रिशन. Okay, here is our basic definition. The process by which living organisms take in food. देखिए दो स्टेप हो गया. पहला तो हो गया take in food and then use it to obtain nutrients for energy, growth and development is called nutrition. यानी कि सिर्फ फूड लेना ही नहीं है, फूड लेने के बाद इसे जो है न्यूट्रिएंट्स हासिल करने के लिए जो यूज करते हैं, और न्यूट्रिएंट्स किन प्रोसेसेस के लिए चाहिए, एनर्जी के लिए चाहिए, ग्रोथ के लिए चाहिए और डेवलपमेंट के लिए चाहिए, देन दिस इंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. ओके, सो व्हाट आर द स्टेप्स, कैन वी सी इट क्विकली? सो वेल, दीज स्टेप्स आर, कौन कौन से स्टेप्स ये हो जाएंगे, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं. इंजेस्ट फूड, पहले फूड अंदर लेना है, फिर जो है उसको जो है डाइजेस्ट करना है, डाइजेस्ट करने के बाद यानी पचाना है, और पचाने के प्रोसेस में जो है उससे हम क्या लेंगे, फिर न्यूट्रिएंट्स हासिल करेंगे हम इनसे, है ना. ये न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो एनर्जी, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए होंगे, जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी होगा, लाइक यू नो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, राइट. बॉडी बिल्डिंग के लिए, ग्रोथ के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, विटामिन्स एंड मिनरल्स, राइट. तो ये सारी चीजें जो है हम ऑब्टेन करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. अब देखिए न्यूट्रिशन जो है इसके मेनली दो टाइप है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो है मेनली दो तरह के न्यूट्रिशन देखे जाते हैं. वन इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड द अदर इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ओके, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition, these are two types of nutrition you can say seen in living organisms. तो आज के सेशन में हम लोगों का मेन फोकस जो होगा वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पर होगा, लेकिन इससे पहले हम लोग ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों को समझ लेते हैं. Now normally organisms which make their own food by using simple chemical substances such as carbon dioxide and water from their surroundings are called autotrophs. तो वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपने इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस से, केमिकल सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, उनसे जब वो फूड बनाते हैं तब वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉप्स. इन ऑटोट्रॉप्स को जो है प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, क्योंकि ओरिजिनली यही जो है केमिकल सब्सटेंसेस को लेके और उसे जो है फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, फूड में कन्वर्ट करते हैं. Now, when an organism makes its own food from simple inorganic या non-living substances, it is called autotrophic nutrition. Okay? Further definition हो गया कि जब कोई organism जो है वो simple inorganic substances से अपना food बनाता है, तो इसे जो है हम autotrophic nutrition कहते हैं. ये autotroph term जो है ये Greek origin का है, ठीक है ना. Autotroph जो है ये Greek word से आया है. ऑटोस का मतलब हो गया सेल्फ, ऑटोस का मतलब हो गया सेल्फ, एंड देन ट्रॉफ का मतलब हो गया टू नॉरिश. तो ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या हो गया, जो सेल्फ नॉरिश करता है, राइट. ऑटोट्रॉफ का मतलब हो गया सेल्फ नॉरिश, यानी कि खुद से खुद को जो है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना या खुद से खुद के लिए न्यूट्रिएंट तैयार करना. Now autotrophs such as green plants and certain bacteria make their own food through a process called photosynthesis. ज्यादातर जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो जो है अपना खाना जो है इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से तैयार करते हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग अब थोड़ी देर के बाद देखेंगे. ऑटोट्रॉप्स से अलग फिर दूसरी तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं. नाउ दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इट इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. This heterotrophic या heterotroph, it also comes from Greek origin. Hetero का मतलब होता है heteros का मतलब हो गया other, और troph का मतलब हो गया to nourish. तो यानी कि जब दूसरों से नॉरिशमेंट मिलता है then it is called heterotroph. Okay? तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, all organisms that depend on other organisms in their surroundings for their nourishment are called heterotrophs. सारे जीव जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं अपने नॉरिशमेंट के लिए, जो कि अपने न्यूट्रिएंट के रिक्वायरमेंट के लिए जो है दूसरे जीवों पर डिपेंड करते हैं, वो सब कहलाते हैं हेटेरोट्रॉप्स.
और जहां ऑटोट्रॉप्स को प्रोड्यूसर्स कहते हैं तो हेटेरोट्रॉप्स को क्या कहते हैं? कंज्यूमर्स। ओके, तो कुछ एग्जांपल जैसे कि हर्बीवोर्स जो प्लांट ईटर्स हुए, मीट ईटर्स हुए, या फिर जो ओमनीवोर्स है जो कि प्लांट भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं। इसके अलावा जितने भी फंगाई हैं या फिर जितने भी ज्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं, ये सब के सब जो है हेटेरोट्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं। Now, before we move further, I want you to watch this video, which gives you a basic explanation of photosynthesis. इस वीडियो को देखने के बाद जो है हम लोग फिर ऑटोट्रॉफिक प्रोसेस में जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके बारे में बात करेंगे। So let's watch it first. Photosynthesis. We all need food to live and grow. The same principle applies to plants, but there is a major difference in the way plants obtain their food. Plants make their own food through the process of photosynthesis. The energy required to carry out this process is obtained from the sunlight falling on the leaves. तो आपने देखा कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कहां से मिलती है? वो सनलाइट से मिलती है। जैसे घर में भी खाना बनाने के लिए आपको चूल्हा जलाने की जरूरत होती है ना, तो गैस स्टोव जो है वो क्या है? एनर्जी का सोर्स है, उसी एनर्जी से आपका खाना बनता है। तो वैसे ही प्लांट्स भी जो इनऑर्गेनिक या केमिकल सब्सटेंसेस से अपना फूड बनाएंगे, इसके लिए जो उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो कहां से मिलेगी उन्हें? सनलाइट से। वो सनलाइट जो कि उनकी पत्तियों पर आके गिरती है। The leaf lamina is flat and the leaves are arranged in a way so that they can absorb the maximum amount of sunlight. ये जो टॉप का सरफेस देख रहे हैं आप पत्ती का, दिस इज लीफ लैमिना। तो लीफ लैमिना हमेशा देखिएगा ज्यादातर प्लांट्स का बिल्कुल फ्लैट होता है और वो इस तरीके से अरेंज होता है कि वो मैक्सिमम सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि वो जितना सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी होगी ना फोटोसिंथेसिस के लिए। Water is the next important factor in the process of photosynthesis. The roots absorb water from the soil and transport it to the stem and leaves through narrow tubes. तो वाटर किधर से मिला? वाटर जो है वो कहां से मिलता है? तो रूट जो होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। बेसिकली रूट हेयर जो होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर जो है वो जाइलम टिश्यूज से होते हुए जो है वो पत्तियों तक वो वाटर पहुंचता है। Carbon dioxide required is obtained from the air that enters the leaves through small openings called stomata. आपने देख लिया कि एनर्जी के लिए जो है सनलाइट, वो जो लैमिना पर सूरज की रोशनी गिर रही है उसको एब्जॉर्ब करके एनर्जी मिल गई। रूट हेयर ने जो है वाटर एब्जॉर्ब किया और उसको फिर जो है रूट से होते हुए और जाइलम टिश्यू से होते हुए पत्तियों तक पहुंचा ही दिया। तो अब एक और केमिकल सब्सटेंस की कमी थी, वो था कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट अपने एटमॉस्फेयर से जो है एब्जॉर्ब करता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एंटर करता है पत्तियों में? इस स्टोमाटा से होते हुए जो है वो एंटर करता है। The places inside the leaves where photosynthesis occurs are called chloroplasts. अब फोटोसिंथेसिस का जो साइट है जहां पर एग्जैक्टली ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर जो है ग्लूकोज बनेगा, वो कहां पर मौजूद है? तो वो जो है क्लोरोप्लास्ट में मौजूद है, जो कि पत्तियों के अंदर है। Chloroplasts contain chlorophyll, the pigment which carries out the process of photosynthesis. तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या मौजूद है? क्लोरोफिल, जहां पर कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो पूरा होता है या कैरी आउट होता है। Once sunlight, carbon dioxide and water enter the chloroplast, chlorophyll combines them to produce sugar and oxygen gas. आपने क्या देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पहुंचा क्लोरोफिल में, सनलाइट भी पहुंची वहां पर और फिर जो है वहां पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ और उसके बाद क्या प्रोड्यूस हुआ? शुगर
और ऑक्सीजन। The sugar produced is transported to different parts of the plant for use. अब ये शुगर जो होगा वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा फूड के तौर पर। The oxygen produced escapes into the atmosphere through stomata. और जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है इस प्रोसेस में वो जो है स्टोमाटा के रास्ते से जो है फिर एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। अब आप समझे प्लांट्स हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट? क्योंकि हमारा जीवन तो ऑक्सीजन पे चलता है और वो किधर से आता है? प्लांट्स से। All the food a plant makes is not used at once. The तो जितना भी फूड प्लांट बनाती है ये पूरा का पूरा एक बार में यूज नहीं होता unused है। food is stored as starch in roots, stems, leaves, fruits and seeds of plants. तो जो भी एक्स्ट्रा फूड होता है वो जो है प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर होता है, रूट्स में, स्टेम में, लीव्स में, फ्रूट्स में, सीड्स में, सब जगह वो स्टोर हुआ रहता है। The oxygen gas produced by plants is vital for all living beings. It's safe to say that we cannot imagine even a few minutes without plants. So well, now you have already, after watching this video, can you answer these questions? At which place in a leaf the process of photosynthesis occurs? Stomata, chloroplast, mesophyll, midrib. I think chloroplast should be the right answer, right? Which pigment carries out the process of photosynthesis? Flavonoid, enzyme, chlorophyll and carotenoid. Chlorophyll. Should we check our answers? Yes, perfect. तो चलिए आप भी अब ये समझ गए होंगे प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस जो है वो तो आपने समझ लिया है ना। तो अब जो है हम इसको फिर ग्रेजुअली रीड करके या कि सिलेबस को रीड करके समझते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स जो है वो अपना कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा से लेते हैं और वाटर जो है वो सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं तो वो इस मटेरियल को जो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं एनर्जी का यूज करके। और वो एनर्जी कहां से उन्होंने डिराइव किया होता है? वो एनर्जी उन्होंने लिया होता है सन से। अब प्लांट्स जो ये पूरा काम कर पाते हैं इसमें सबसे बड़ा रोल क्या प्ले करता है? यू नो those green pigments, नाम पता है उन ग्रीन पिगमेंट्स का? यस, क्लोरोफिल, राइट? लीव्स में जो मौजूद क्लोरोफिल होते हैं उन्हीं के हेल्प से प्लांट्स जो है ग्रीन प्लांट्स ये पूरा प्रोसेस कर पाते हैं। नाउ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, इसको ग्लूकोज आप समझिए यहाँ पर। तो ये जो फूड मेकिंग का प्रोसेस है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके सनलाइट के प्रेजेंस में, इसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, इस प्रोसेस का क्या नाम हो गया? फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर फोटोस का मतलब हो गया लाइट और सिंथेसिस का मतलब क्या हो गया? टू मेक समथिंग। तो लाइट के हेल्प से जो बनता है तो फोटोसिंथेसिस, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब ग्लूकोज जो होता है बाद में, तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस की वजह से क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सनलाइट की एनर्जी का यूज किया क्लोरोफिल ने और बना क्या दिया? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, जिसमें कि ऑक्सीजन जो है गैस के फॉर्म में होगा, राइट? अब ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें जो ग्लूकोज बनता है तो पूरा का पूरा ग्लूकोज जो है वो प्लांट एक साथ यूज कर नहीं लेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हुआ इट इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। ओके, ग्लूकोज इज लेटर कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, राइट? और फिर वो स्टार्च जो है वो प्लांट के अलग अलग हिस्सों में स्टोर होता है। गॉट इट? Now, photosynthesis is a unique process by which solar energy is converted into chemical energy which is stored in the food. Photosynthesis एक बड़ा यूनिक प्रोसेस है जहां पर कि सोलर एनर्जी को जो है केमिकल एनर्जी के फॉर्म में जो है कन्वर्ट किया जाता है और ये केमिकल एनर्जी जो है फूड में स्टोर रहती है। तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं दैट सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट? क्योंकि प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर जो ग्लूकोज बनाते हैं उसमें जो एनर्जी पैक है वो एनर्जी किधर से आई है? वो एनर्जी ओरिजिनली तो आई है सनलाइट से। जिस सनलाइट की एनर्जी को जो है अब केमिकल एनर्जी के फॉर्म में जो है स्टोर कर लिया गया है और उसी पर सारा का सारा जो फूड चेन है वो डिपेंड करता है।
प्लांट खुद में तो सरवाइव करते ही हैं उस सनलाइट पर या सन की एनर्जी पर, और फिर जो हर्बीवोर्स होते हैं वो किसको खाते हैं? प्लांट्स को खाते हैं। इस तरह से हर्बीवोर्स भी इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट है? हर्बीवोर्स भी इनडायरेक्टली सनलाइट पर डिपेंडेंट है। कार्निवोर्स जो होंगे वो हर्बीवोर को खाएंगे, लेकिन वो हर्बीवोर फिर किसके ऊपर डिपेंडेंट था? प्लांट पर। और प्लांट किसके ऊपर डिपेंडेंट था? सनलाइट पर। तो इस तरीके से अर्थ पर जो भी लाइफ है, तो ज्यादातर लाइफ अर्थ का जो है वो सन पर ही डिपेंड करता है अपने सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए। नाउ द फूड thus prepared is then distributed from the leaves to different parts of the plant. आप कहिएगा कि खाना तो बना पत्ती में, लेकिन एनर्जी तो पूरे पौधे के सभी सेल्स को चाहिए। न्यूट्रिशन जो है वो पौधे के सभी सेल्स को चाहिए, तो इसलिए वो फूड जो है वो प्लांट के डिफरेंट हिस्सों में जो है ट्रांसपोर्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, और फिर जो है फूड जो होता है वो प्लांट अपने ग्रोथ और एनर्जी के नीड्स के लिए यूज करते हैं। एंड यस, द एक्सेस फूड यानी कि जो अनयूज्ड ग्लूकोज होता है, दैट इज स्टोर्ड एज स्टार्च इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। नाउ ग्लूकोज और स्टार्च बोथ आर फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये दोनों जो है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म होते हैं, एंड दे कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसमें कि कार्बन जो है वो तो कार्बन डाइऑक्साइड का था ही, हाइड्रोजन जो है वो किधर का, और ऑक्सीजन भी था ही कार्बन डाइऑक्साइड में, और हाइड्रोजन किधर से मिला? वाटर से मिला। The food made by plants is used not only by themselves but also by all living organisms, right? Plants जो food बनाते हैं वो सिर्फ वो खुद ही तो यूज नहीं करते ना, वो तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूज होता है। So in this, in this figure, you can see this whole process of photosynthesis, right? और ये photosynthesis term जो है ये अमेरिकन बोटेनिस्ट चार्ल्स रीड बार्न्स ने जो है 1893 में कॉइन किया था। Botanists are basically those who study about plants. So well students, we have got a basic introduction to photosynthesis and hope that you have understood photosynthesis. Now in our next session we will talk about different raw materials necessary for photosynthesis and like how these basic ingredients reach the plant. तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में।